अब हम देखते हैं केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे। देखो केमिकल इक्वेशन जो होता है वो सिंपली रिप्रेजेंटेशन होता है ना। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्चुअल केमिकल चेंज। मतलब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के लिए लिख दूं यहाँ पे, मैंने मान लो जिंक की रिएक्शन HCl से करा दी, ठीक है ना, और क्या मिल गया आपको? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई। इसे ही क्या बोल रहे हैं? इसको हम क्या बोल रहे हैं? सिंपलेस्ट केमिकल रिएक्शन ही, केमिकल इक्वेशन ही बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब क्या, या फिर हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, देखो द शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूले। मतलब सिंबल और या फॉर्मूले। अब हमें सिंबल भी पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए कंपाउंड का। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड बोल दिया तो हमें पता होना चाहिए H2SO4 होता है। हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल दिया, हमें पता होना चाहिए HCl होता है। हमें लेड नाइट्रेट बोल दिया तो हमें पता होना चाहिए PbNO3 का होल ट्वाइस होता है। तो हमें उनके क्या पता होना चाहिए? कंपाउंड के नाम पता होने चाहिए। आपने क्लास 9th में ये चीज देखी होगी, आपने सिंबल और ये आपने पढ़े होंगे, आई होप आपने पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे जैसे मान लो, अब हम इसको मान लो बर्ड इक्वेशन में लिखना है, तो बर्ड इक्वेशन में कैसे लिखेंगे? तो हम देखते हैं यहाँ पे बर्ड इक्वेशन में हमने जिंक लिखा तो जिंक लिख दिया। जिंक की रिएक्शन किससे कराई? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। देखो हमने क्या लिख दिया? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन मिलेंगे, बोर्ड में भी इस टाइप से आपको कभी कभी इस टाइप से रिएक्शन लिख के दे देगा, आपको वहां पे रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। अभी अपन देखेंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्या मिलेगा? जिंक क्लोराइड, क्या मिलेगा आपको? जिंक क्लोराइड, और फिर क्या मिल जाएगा? प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो गई? इवॉल्व हो गई। हाइड्रोजन गैस आपकी क्या हो गई? इवॉल्व हो गई। आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है। मतलब आप देखिए, यदि तो हम दो टाइप से इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नंबर 1 बर्ड इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन? बर्ड इक्वेशन। दूसरा है आपका केमिकल इक्वेशन। तो बर्ड इक्वेशन में क्या है? सिंपली हमें उनके नाम लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिब्स, इसको क्या पढ़ते हैं? गिब्स। अभी हम बताएंगे केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। अभी आप समझ लो, सिर्फ दो इक्वेशन में इसको बोलते हैं गिब्स। क्या लिखते हैं? गिब्स, ठीक है ना, जब भी, है ना। और यहाँ पे क्या मिल गया आपको? प्लस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल गई। और ऐसे हमने जब इसको केमिकल इक्वेशन में लिखा तो जिंक प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन मिल गया। मतलब जस्ट हमने इसको सिंबल के फॉर्म में लिख दिया है। इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो आपको कभी कभी वर्ड इक्वेशन लिख के मिल जाएगी, कभी कभी आपको कैसे लिख के मिल जाएगी? केमिकल इक्वेशन लिख के मिल जाएगी। मुझे पता है बच्चों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे, सर ये कैसे लिखेंगे हम, इसमें इस तरीके से हमने गिब्स क्या बोलेंगे, इसको प्लस क्यों लगाया, ये सारी बातें हम बताए, इसके रूल्स कुछ बता देते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप्स फॉर ए केमिकल इक्वेशन। हमें कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे उसके कुछ स्टेप्स हम बताते हैं। तो देखो जैसे आपको मान लो दिया हुआ है, पहला समझना पड़ना, द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विद प्लस साइन बिटवीन देम। जैसे मान लो दो रिएक्टेंट दिए गए, दो रिएक्टेंट बोले तो P दिया गया है आपको और Q दिया गया है, इसको लिखना है आपस में। तो हमने क्या किया? P और Q के बीच में क्या लगा दिया? पॉजिटिव का साइन लगा दिया, प्लस साइन लगा दिया। अच्छा, मतलब क्या हुआ? इनका एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ? दूसरा स्टेप पढ़ते हैं। तो देखो द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विद पॉजिटिव साइन बिटवीन। अच्छा, अब मान लो यहाँ पे कोई आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, P प्लस Q को हमने रिएक्ट कराया तो मान लो यहाँ पे W प्लस Z मिल रहा है। हमने दोनों प्रोडक्ट मिला, हमने उनके बीच में भी क्या मिल गए? आपको Z प्लस का साइन लगा दिया। अच्छा, अब आपने ये तो आपका क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। क्या हो गया? रिएक्टेंट हो गया। और ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। ये आपका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, जब आपको इन दोनों को लिखना है, अभी बीच में हमने कुछ नहीं कहा, मतलब यहां पे जो एक साइन आता है इसको बोलते हैं गिब्स। क्या बोलते हैं? गिब्स का साइन आता है, एरो लगता है, क्या बोलते हैं इसको? एरो, सिंपल। तो ये गिब्स है, मतलब P और Q ने आपस में रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया? W प्लस Z बनाया। आई होप आपको क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको केमिकल इक्वेशन लिखना है। ये बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, सर केमिकल इक्वेशन कैसे लिखना, इसको मतलब यहां तक कि 11th 12th के बच्चों को भी यहाँ पे आइडिया नहीं होता, इसको क्या बोलते हैं? गिब्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिब्स। तो देखो यहां भी क्या हुआ? एन एरो साइन इज पुट बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। किसके बीच में हमें रखना है इसको? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हमें एरो साइन को रिप्रेजेंट कराना है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया हो यहाँ पे कि हमें केमिकल इक्वेशन को कैसे लिखना है। क्लियर बच्चा? तो देखो अब आगे बढ़ते हैं।
तो अब आप इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू भी और समझा देता हूं आपको। यदि आप एग्जांपल लें तो देखो, आप जैसे आपने बनाया CaO प्लस इसकी रिएक्शन हमने वाटर से कराई, तो देखो क्या मिला आपको, आपको मिल गया CaOH का होल ट्वाइस, ये मिल गया आपको, ठीक है ना। तो देखो ये क्या सिंपल, ये क्या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बने, इसको क्या बोला, गिब्स। तो हमने बोला जब दो रिएक्टेंट हो गए तो पॉजिटिव साइन लगा दिया और प्रोडक्ट बन गया। तो हमें और किसके बीच में एरो लगाना है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो लगाना है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। अब देखो देख लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट और समझ लेते हैं। देखो अभी हम बात करेंगे, ये तो सिंपल हम बात करें बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन की भी हम बात करेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे लिख दिए कि रिएक्शन लिख दिए। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, रिएक्टेंट्स यील्ड प्रोडक्ट, मतलब रिएक्टेंट से क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। यील्ड बोलो इसको, या हम इसको गिब्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गिब्स, A प्लस बी गिब्स सी, इस तरीके से भी बोलते हैं, A प्लस बी गिब्स सी, इस तरीके से भी बोलते हैं, या यील्ड बोल दो, यील्ड, यील्ड मतलब एरो ही है, मतलब यील्ड हमें मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल गया। अच्छा हमने क्या मिला, ग्लूकोज की रिएक्शन। अब देखो सिंपल समझना है, यहाँ पे हम वर्ड इक्वेशन है, ग्लूकोज की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, वाटर मिल गया। अब हमें ये वर्ड इक्वेशन लिख के मिल गई है, अब हमें इसको क्या लिखना, केमिकल इक्वेशन में लिखना है। तो हमें इसके पता हो चाहिए, अब हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला पता हो चाहिए। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। यहाँ पे क्या बना, ऑक्सीजन की रिएक्शन कराई, अच्छा तो हमें क्या मिला, CO2 प्लस वाटर मिल गया। अच्छा अब देखो जो यहां पे लिखा होता है C6H12, देखो समझ लो बच्चा बाटी, ये चीज कोई नहीं बताता है, जो 12 लिखा हुआ है यहां पे, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं, सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। अच्छा और जो यहाँ पे 6 आ रहा है यहाँ पे, या मान लो मैं Z आ रहा हो तो कुछ भी आ रहा हो, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है ना। अच्छा H2O, CO2, O2 है ना, ये सब क्या आपके, इनको बोलते हैं फॉर्मूला। मैंने सिंपली यहाँ पे H2O को किया है, तो H2O क्या, फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला कंपाउंड बता रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रख लोगे तो याद रखना, ये जो आपको कभी भी CO2 लिखा मिले तो 2 क्या है यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट। आपको कोई भी मिल जाए, मान लो H2S लिखा मिल जाए तो 2 क्या है यहाँ पे, सबस्क्रिप्ट, है ना। तो ये क्या है, सबस्क्रिप्ट है। और जैसे मान लो आपको इस तरीके से मिले 2NO2 मिले, तो 2 क्या है यहाँ पे, 2 आपका है यहाँ पे सिंपली क्या होगा, कोफिशिएंट। क्या होगा, कोफिशिएंट। तो आप इस चीज को ध्यान रखना, कोफिशिएंट किसे बोलेंगे, सबस्क्रिप्ट किसे बोलेंगे, ये चीजें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब देखो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे, ठीक है। तो देखो हम दोनों बात करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की भी बात करेंगे और एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की भी बात करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यदि हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन की बात करते हैं सिंपली, तो हम एक सिंपल सी बात बोलना है यहाँ पे, मास ऑफ रिएक्टेंट, क्या, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द, किसके बराबर होना चाहिए, मास ऑफ प्रोडक्ट। किसके बराबर, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो जब हम मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट है, जैसे आप मान लो मार्केट में जाते हो, फल क्रम देखो, जैसे एक आदमी है, ये क्या हुआ, इसने मान लो क्या लिया, यहाँ पे H2 प्लस O2 लिया, यहाँ पे 2H2O मिला, देखो तो ये क्या इक्वल है, बराबर, मतलब ये भी इक्वल है, दोनों बैलेंस है, मतलब दोनों इक्वल डायरेक्शन में, इस तरीके से यहाँ भी 1 kg, या मान लो आप इस तरीके से, आप मान लो 1 kg पोटैटो लेने गए तो यहाँ भी 1 kg है और यहाँ पे 1 kg का वो वेट रख देता है, इक्वल देखते हो आप, इक्वल ऊपर देखते हो, देखो एक निब दिखती है आपको और वहां पे आपको इस तरीके से, तो वो हिलती है, और जब बीच में आ जाती मिड में तो आप बोलते हो हाँ भाई 1 kg हो गया। मतलब रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी उसे क्या बोलेंगे हम, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ईच एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इस तरीके से बोलेंगे। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जितनी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस होंगी वो सारी की सारी क्या फॉलो करेंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगी। अब आप बोलोगे सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है जो टोटल मास वो क्या होगा, कंजर्व होगा, रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट को मिला क्या होगा, कंजर्व होगा। जैसे हमने सिंपल शब्दों में बताया था, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। जैसे देख सकते हैं आप यहाँ पे लिखा हुआ है, द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट present in the product of a chemical reaction has to be equal to the mass of the element present in the reactant। मतलब रिएक्टेंट का मास प्लस प्रोडक्ट का मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए CaCO3 लिया हमने, क्या लिया, CaCO3, ये क्या मिला आपको, CaO प्लस CO2, ये मिला। मान लो इसको ये 100 ग्राम है, ये भी कितना मिला आपको, ये मिल गया मान लो आपको 56 ग्राम, और ये मिल गया कितना
ये मिल गया आपको 44 ग्राम। जो टोटल मास कितना हो गया रिएक्टेंट का भी मास हो गया 100 और प्रोडक्ट का भी मास हो गया 100, मतलब इक्वल है। जब रिएक्टेंट का मास और टोटल और क्या प्रोडक्ट का मास इक्वल है, मतलब वो क्या फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो इतना आसान होता है। तो सिंपल शब्दों में यदि मैं बात करूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। या अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल के लिए रिएक्शन लिया, मैंने जिंक की रिएक्शन किससे करा दी, H2SO4 से करा दी। जब हमने जिंक की रिएक्शन H2SO4 से करा दी, अभी हाल बहुत बार हमने बता चुके हैं हम इसको अभी अभी, देखो तो जिंक क्या बना, ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। आपको पता है हाइड्रोजन गैस बनाने का मेथड भी है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम तो सिंपल इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस हमने क्या किया, हमने एक टेबल बनाई इस तरीके की, समझना, यहाँ पे मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई। हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, ठीक है, फिर हमने लिखा नंबर ऑफ रिएक्टेंट, है ना, इन रिएक्टेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन रिएक्टेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट, दोनों साइड लिख दिए हमने, बना दिए। तो देखो इसी तरीके से हमने यहाँ पे टेबल बनाई, रिएक्टेंट ये टेबल बनाई और इन प्रोडक्ट में। अब जैसे देखो हमने देखा, अच्छा जिंक कितना है यहाँ पे रिएक्टेंट में, एक जिंक है तो हमने एक ही लिख दिया। अच्छा, और प्रोडक्ट में जिंक कितना है, एक है, देखो 1 है तो 1 लिख दिया। अच्छा, अब हमने देखा हाइड्रोजन एटम, कितने हाइड्रोजन एटम आपके रिएक्टेंट में, 2, यहां भी कितने हैं, 2, तो हमने लिख दिया 2 2, बैलेंस है, मतलब अभी जिंक भी बैलेंस है और हाइड्रोजन भी बैलेंस। अच्छा, अब हमने क्या किया, सल्फर एटम देखा, सल्फर यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना सल्फर 1, मतलब चलो 1 1 बैलेंस है। अच्छा, अब देखो, अब हमने देखा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, O4 4, कितने 4। अच्छा, यहाँ पे कितने 4, मतलब आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस है। देखा जाए तो ईच एलिमेंट यहाँ पे क्या है, बैलेंस है। जब ईच एलिमेंट बैलेंस है तो हम बोल सकते हैं दिस केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस। तो इसको क्या बोल रहे हैं, बैलेंस केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। आपको हमेशा जब भी आपको बैलेंस करना हो तो आप इस तरीके से लिखेंगे। शुरू में क्या होगा, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी फिर आपको ये टेबल लेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। जैसे अब हम एक और बात करते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे। तो अनबैलेंस समझ में ही आ रहा है, जो हम ऐसे बोल सकते हैं, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं करेगा उसे क्या बोलेंगे, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। हम ऐसा भी बोल सकते हैं, बोलो बच्चा पार्टी, है ना, इतना क्लियर। देखो समझ लो, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चे को बैलेंसिंग में, मैं इसलिए बहुत बार बार बता रहा हूं, बहुत ध्यान से बता रहा हूं, ठीक है। तो देखो जैसे मैंने मान लो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एल्यूमिनियम लिखा, O2 लिखा, ठीक है, यहाँ पे क्या मैं Al2O3 मिल गया। अब हम देखो जैसे देखें, मान लो हम रिएक्टेंट के लिखे, है ना, कितने रिएक्टेंट है, हम टेबल बना लेते हैं, ठीक है, टेबल बनाई हमने यहाँ पे क्या लिखा, रिएक्टेंट, क्या लिखा, रिएक्टेंट, और हमने एक लिखा प्रोडक्ट, क्या लिखा, प्रोडक्ट। तो आपको देखो दिखाते हैं, क्या लिखा, प्रोडक्ट। अब हमने लिखा प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, अब हम एलिमेंट लिखते हैं, तो रिएक्टेंट के एलिमेंट कितने हैं, देखो, तो हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे देखो एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है, हमने एक एल्यूमिनियम लिख लिया और ऑक्सीजन। अच्छा, एल्यूमिनियम कितना है रिएक्टेंट में 1, प्रोडक्ट में कितना है 2। अच्छा ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3। तो देखो ये भी आपका क्या नहीं है, बैलेंस ही नहीं है। देख लो, ना एल्यूमिनियम बैलेंस है ना ऑक्सीजन बैलेंस है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही सेम नहीं है। और जब जब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं मिलेंगे तब तब केमिकल रिएक्शन क्या नहीं होगी, आपकी बैलेंस नहीं होगी। आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप 2-3 मेथड से मैंने बता दिया, मास ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट, या आप तो सिंपल शब्दों में देख लो, क्या आप देख लो नंबर ऑफ एलिमेंट, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के सेम है तो रिएक्शन बैलेंस है, और यदि सेम नहीं है तो रिएक्शन कैसी है, अनबैलेंस। तो क्या बोल रहे हैं, अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन बोल रहे हैं। तो जो लिखा भी है यहाँ पे, द इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट on the reactant and the product side are not equal is called an unbalanced chemical equation। उससे क्या बोल रहे हैं हम, unbalanced chemical equation बोल रहे हैं। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। कोई डाउट आ रहा होगा तो अब डाउट नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे को यहीं पे डाउट आता है। अब देखो, अब हम बात करते कैसे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। तो देखो, रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हमने पहले रूल बताया, क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए। सिंपल शब्दों में बोलो, रिएक्टेंट के एलिमेंट और प्रोडक्ट के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए।
अच्छा, जैसे आपको मैंने कुछ रूल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो देखो क्या रूल्स है यहाँ पे। जो आपको क्या है, पहले तो इक्वेशन लिख लो, ठीक है ना, वर्ड इक्वेशन दी होगी या आपको क्या केमिकल इक्वेशन दी होगी, उसको लिख लो। लिख लिया आपने, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपने सब कुछ लिख लिया है, ठीक है ना। अब लिखने के बाद अब आप क्या बनाएंगे, सिंबल्स में लिखेंगे। जैसे मान लो आपको वर्ड इक्वेशन लिख दिया, कोई भी रिएक्शन लिखी, जिंक की रिएक्शन मान लो इस तरीके से लिख के दे दी, जिंक की रिएक्शन हमने किससे करा दी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करा दी, आपको इस तरीके से लिख के दे दिया। जैसे ही आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड से लिख किया है ना, अब आप उसकी क्या मिला आपको, आपको मिल गया जिंक क्लोराइड, क्या मिल गया, जिंक क्लोराइड प्लस क्या मिल गया, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सिंबल में सिंबल नहीं सॉरी इसमें वर्ड इक्वेशन आपको लिखी हुई मिल गई। जैसे ही आपको वर्ड इक्वेशन लिखी हुई मिली, ठीक है ना, क्या मिल गया आपको, यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब आप इसको क्या करेंगे, अब आप इसको लिखेंगे, पहले क्या करेंगे, लिखेंगे। तो अब आप इसको किस में लिखेंगे, राइट द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है, हम लिख लेते हैं इसको। अब देखो हमने जैसे हमने इसको लिखा, जिंक की रिएक्शन किससे कराई, HCl से कराई, तो क्या मिल गया आपको, आपको मिल गया सिंपली मिल गया ZnCl2 प्लस HCl, ये मिल गया HCl सॉरी क्या मिल गया, H2 गैस मिल गई, क्या मिल गई, H2 गैस मिल गई यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे ही आपको हाइड्रोजन गैस मिली, अब क्या होगा इसके बाद, अब हमें क्या करना है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स इन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अब हमें क्या बनाना है, लिस्ट बनानी है एलिमेंट की, रिएक्टेंट की और एक प्रोडक्ट की। देखो बेटा, जब तक आपको ध्यान रखना है, जब आपको तभी तक लिस्ट बनानी, मैं पहले से बता दे रहा हूं, तभी तक लिस्ट बनानी जब तक कि आपकी प्रैक्टिस ना हो जाए। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जैसे मैं एक डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूं। जिंक की रिएक्शन HCl से कराई तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन मिला, हमें पता है जिंक यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, बैलेंस है। हाइड्रोजन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, क्लोरीन यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है, मतलब हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो रिएक्शन बैलेंस हो गई, ठीक है ना। तो आप आई होप आपको क्लियर होगा। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको पहले डायरेक्ट मेथड नहीं बताऊंगा, पहले मैं आपको यही स्टेप्स का फॉलो करना बताता हूं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे देखा जाए, ठीक है ना, एक क्वेश्चन देख लेते हैं उससे पहले, ठीक है, चलो देखते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हो, यहाँ पे आपको क्या दिया गया, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसने क्या बोला, उसने बोला है आपको एक रिएक्शन दे दी, कॉपर सल्फेट लिख दिया, क्या कॉपर सल्फेट CuSO4 प्लस, इसने किससे रिएक्शन कराई, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराई NaOH, ठीक है ना। तो क्या मिला आपको, आपको मिला कॉपर हाइड्रोक्साइड मतलब CuOH का होल ट्वाइस प्लस, और क्या मिल गया आपको, सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये मिल गया। अब आपको इसको बैलेंस करना, ठीक है ना, ये आपको इक्वेशन लिख के मिल गई है, अब आपको इसको बैलेंस करना है। तो कैसे बैलेंस करेंगे, सिंपल, हमने क्या बोला, इसको इक्वेशन लिख लो। आपने वर्ड इक्वेशन में लिखा, आपको लिखा हुआ था, आपको इस तरीके से लिख के दे दिया, आपने इसको किस में किया, वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट किया। अब जैसे ही आपने इसको वर्ड इक्वेशन में लिखा, फिर वर्ड इक्वेशन के बाद इसको सिंबल में लिख लिया। मैं सिंबल बोले तो केमिकल इक्वेशन में लिख लिया। जैसे ही केमिकल इक्वेशन में, मैंने आपको डायरेक्ट केमिकल इक्वेशन में लिखा था, ठीक है ना, आपको नहीं लिखना, आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप बोले तो आपको पहले क्या लिखना है, आपको सिंपल और सिंपल पहले कैसे लिखना है, वर्ड इक्वेशन में लिख लेना है। उसके बाद आप किस में करेंगे, उसके बाद आप उसको केमिकल इक्वेशन में लिखेंगे। अच्छा, अब हमें इसको बैलेंस करना है। तो जो बैलेंस करने के लिए आपको पता है आपने क्या लिखी थी, अभी मैं फिर से रिएक्शन लिख रहा हूं, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई थी, तो आपको क्या मिला था, आपको मिला था CuOH का होल ट्वाइस प्लस, क्या मिला था, प्लस मिल गया था आपको Na2SO4। इसको बैलेंस करना था। अब हमें बताया था उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमें टेबल बनाना पड़ेगा। तो हमने टेबल बनाया। टेबल कैसे बनाया, कॉपर यहाँ पे कितना, 1, यहाँ भी 1, ठीक है, बैलेंस है। अच्छा, सल्फर यहाँ पे कितना, 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी भैया हमने लिख दिया 1 1, देखो लिखता चला गया हूं मैं, 1 यहाँ भी 1। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लिख रहा हूँ, LHS बोले तो रिएक्टेंट भी बोलते हैं इसको हम। यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे LHS लिख दिया, आप रिएक्टेंट भी, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट भी लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे, रिएक्टेंट में लिख के बता दे रहा हूं, ठीक है ना। आप यहाँ पे रिएक्टेंट भी लिख सकते थे, ठीक है। आप यहाँ पे प्रोडक्ट भी लिख सकते थे, है ना, RHS की जगह क्या लिख सकते थे, प्रोडक्ट भी, बात एक ही है, ठीक है ना। आप ऐसा भी लिख सकते हो, नहीं तो सर से बोलो आप, सर आपको इससे प्यार था तो आपने ये लिख दिया। तो देखो अब 1 1 लिख दिया, यहां भी क्या लिया, सल्फर भी 1 1 लिख दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितने थे यहाँ पे, 4 और 1 5, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 2 4 2 6, ठीक है, ऑक्सीजन भी लिख लिया। अच्छा, सोडियम कितने, 1 यहाँ पे
यहाँ पे 2 है, ये भी लिख दिया। अब देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे, एक ये हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट में कितने, एक। अच्छा प्रोडक्ट में कितने, 2, तो 2 हमने हाइड्रोजन लिख दिया। अब हमें ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्या नहीं है, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं। अब हमें इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए यहां पे हम क्या करेंगे, सिंपल शब्दों में अब हमें एक एक एलिमेंट को बैलेंस करना हो। जैसे जैसे हम बात करें, यहां पे सोडियम कितने हैं, 2, यहां पे 1 है। अब हम क्या करें, सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो आप यहां पे देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। अब देखो, अब आप देखोगे जैसे हमने सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई किया तब क्या हुआ, तो देखो यहां पे 2 Na हो गए, यहां भी 2 Na हो गए। अच्छा ऑक्सीजन यहां पे कितने हो गए, 4 2 6, यहां भी ऑक्सीजन बैलेंस 4 हो गए, 4 2 6 हो गए, ठीक है ना। अच्छा मतलब आपका सोडियम भी बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन, क्यों, हमें पता है यहां पे बैलेंस कैसे करना था। यदि देखा जाए तो कॉपर आपका बैलेंस था, सल्फर भी आपका बैलेंस था, हमें यहां पे सिर्फ ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, और किसको बैलेंस करना, सोडियम को बैलेंस करना था, और हाइड्रोजन को बैलेंस करना था। ये ऑलरेडी दोनों बैलेंस थे, तो हमने क्या किया, इसके लिए सबसे पहले हमने सोडियम को ही बैलेंस कर लिया। हमने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आप देख लो, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे CuS कॉपर 1, ऑक्सीजन 4 और 2 6, 2 इंटू 2 1 6 हो गए, 2 4 ये 2 इंटू 1 2, मतलब 4 + 2 6। यहां भी ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए। अच्छा यहां पे कितने हो गए, यहां पे हाइड्रोजन 1, यहां पे हाइड्रोजन सॉरी 1 क्यों, यहां पे 2 है, 1 2 हो गए ना, यहां भी हाइड्रोजन 2, यहां भी हाइड्रोजन 2। अब देखो, तो देखो एक तरीके से देख सकते हो, यहां भी सल्फर 1, यहां भी सल्फर 1, तो रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई है। देखो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के क्या, फिर से मैंने आपको क्या बना दी, टेबल बना दी है। तो रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई, रिएक्टेंट में भी और एक आपके प्रोडक्ट में भी क्या हो गए, इक्वल एलिमेंट्स आ गए। तो आपको शुरुआत में पहली बार जब आप देखेंगे, जब पहला प्यार होगा आपका बैलेंस केमिकल रिएक्शन से, तब आप इसको क्या करेंगे, तब आप इसको लिख के देखेंगे, बार बार टेबल्स बनाए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। फिर उसके बाद आपको तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है, इतना झमेला नहीं पालना है ना। आपको बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा तो ये सब नहीं लिखना है इतना बड़ा, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है। आप PYQ उठाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करना है आपको, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो आपको बैलेंस करना होगा, तो डायरेक्ट आप सिर्फ सॉल्व उसको कर देंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखी हुई है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, सिर्फ हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। तो आप इस तरीके से देखेंगे, जो एलिमेंट बैलेंस नहीं उसमें आप मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और आपस में एक दूसरे को बैलेंस करते चले जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहां तक क्लियर। अब देखो ये लिखा भी है मैंने, यहां पे पहले लिखा है, दिस द मेथड ऑफ इनक्लोजिंग द फॉर्मूला ऑफ बॉक्सेस ओनली फॉर द बिगिनर्स। तो मैंने पहले लिख दिया, बिगिनर्स के लिए है भाई, ऐसा नहीं कि हमेशा भाई अभी तुम मजदूरी कर रहे हो, थोड़े दिनों बाद आप एक्सपर्ट हो जाओगे जब बैलेंस करेंगे, तो आप इसको आपको यूज नहीं लिखा हुआ है, वंस यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ रिमेंबरिंग दैट द फॉर्मूला ऑफ any reactant or product cannot be changed, boxes are not required, similarly listing of atoms of different element is also not required। तब आपको कुछ नहीं लिखना है, सिंपल रिएक्शन को डायरेक्ट बैलेंस कर देना है और नंबर पूरे में से पूरे पा लेना है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर, मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया, इसलिए मैंने समझा भी दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब अपन एक रिएक्शन और उठाते हैं, उसको बैलेंस करते हैं। देखो मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूं, है ना, आपको कुछ झमेला नहीं करना है। तो क्या दिया हुआ है, Mg की रिएक्शन किससे कराई, H2O से कराई। मैं लिख देता हूं अलग से, Mg की रिएक्शन हमने वाटर से कराई, तो क्या मिल गया हमें, MgOH का होल ट्वाइस मिल गया। देखो अभी आप आगे पढ़ोगे, MgOH का होल ट्वाइस को बोलते हैं अपन क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना। इसको नाम उसका होता है क्या, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। नाम याद रख लेना, मैं इसलिए बताता चल रहा हूं कि आप एक बार एटलीस्ट यदि याद नहीं रहे तो आपको एटलीस्ट दिमाग में पड़ा रहेगा, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है ना, इसको ये बोलते हैं। अब क्या होगा, और प्लस हाइड्रोजन, अब हमें इसको बैलेंस करना है ना, क्या करना है, रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए आपको पता है क्या करना है, एक तो भाई ये मजदूरी वाला तरीका कि हम क्या करें, टेबल बनाएं, वो सब करें, नहीं, हमने कहा नहीं, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक मैंने करके दिखा दिया, अब देखो चुटकियों में अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखो कैसे करोगे, जब आपने मैग्नीशियम यहाँ पे कितना 1 बैलेंस है, ठीक है ना। अच्छा हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने 4, मतलब हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने 2 है, यहाँ पे कितना 1 है। अब हमें रिएक्शन बैलेंस करना है, तो देखो हम कुछ नहीं कर, मैग्नीशियम बैलेंस मतलब नहीं है,
अब हमने क्या किया, हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो हमने यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। जैसे ही हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 2 जा 4, यहाँ पे कितना हो गया 2 + 2 4, मतलब रिएक्शन क्या होगी आपके, हाइड्रोजन बैलेंस। अच्छा ऑक्सीजन देखते हैं, 2 + 2 मतलब 4, मतलब यहाँ भी क्या हो गए, यहाँ पे सॉरी हाइड्रोजन नहीं हाइड्रोजन 4 थे, ऑक्सीजन कितने थे 2, देखो 2 × 1 2, यहाँ भी कितने 2, मतलब 2 2 2 2 बराबर हो गए, मतलब यहाँ भी ऑक्सीजन 2 यहाँ भी ऑक्सीजन 2, मतलब रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। तो देखो ये कितना मजदूरी वाला ये वाला तरीका, देखो मैं दिखा देता हूँ, वो भी मैं लिखा हुआ हूँ। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस हो गई, जो H और O को क्या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करना था, कर दिया, ठीक है ना। अच्छा अभी तो अनबैलेंस लिखी है, मैं बता रहा हूँ कि भाई ये है, मैं वो मेथड पूरा बता दिया, मैंने वहां पे डायरेक्ट किया था, ठीक है ना, वहां पे मैंने डायरेक्ट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने देखो आपको बैलेंस करके दिखा दिया। तो आई होप आपको मैं दोनों मेथड बताया, आप डायरेक्ट मेथड भी बताया, और मैंने आपको सेकेंड मेथड, आपको जो ज्यादा शुरुआत में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है सर ऐसे कैसे करें, तो मैंने वो मेथड भी बता दिया। लेकिन आपको ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस मेथड से आप सॉल्व करें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है हाइड्रोजन की रिएक्शन, ठीक है ना, किससे कराई, क्लोरीन से कराई, तो क्या मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड मिल गया। तो देखो हमने हाइड्रोजन की रिएक्शन जैसे ही हमने क्लोरीन से कराई तो क्या मिला, देखो हाइड्रोजन की रिएक्शन हमने क्लोरीन से कराई तो हमें क्या मिला, HCl मिला। हमें ये बैलेंस करना है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं 2, और यहाँ पे कितना है 1 1, मतलब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये भी रिएक्शन क्या हो गई आपकी, बैलेंस हो गई। आई होप आपको क्लियर होगा। तो अब आपको वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है बनाने की, आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखो डिफाइन ए केमिकल इक्वेशन, आपसे पूछ लिया जाए केमिकल इक्वेशन हम किसे बोलेंगे, तो केमिकल इक्वेशन किसे बोलेंगे, अभी हाल बताया था हमने, क्या बताया था, जो द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस और सब्सटेंस इज अंडरगो चेंज टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस, मतलब A + B में जो चेंज हुआ आपस में रिएक्शन करने के बाद, तो क्या बना, C बना, तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, केमिकल इक्वेशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, केमिकल, तो न्यू सब्सटेंस बना, C क्या है यहाँ पे, न्यू सब्सटेंस है ना, और उसकी क्या हुई, आइडेंटिटी भी न्यू हो गई है। जैसे आप पढ़ रहे हो, मान लो अभी आप रिएक्टेंट हो, आप पढ़ते जा रहे हो और आप क्या बने, किसी ने कोई MBBS बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, अब उसकी प्रॉपर्टीज अलग थी। पहले वो कपड़े क्या पहनता था, पहले वो कपड़े पहनता था अनब्रांडेड, और अब कपड़े कैसे पहन रहा है, ब्रांडेड, मतलब क्या हो गई, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, इस तरीके से समझ गए ना बच्चा बाड़ी, इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, हम केमिकल इक्वेशन बोलेंगे। तो यार ध्यान रखना, जो जो प्रोसेस चेंज हो रहा है यहाँ पे, सिंपली जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो उस सब्सटेंस की आइडेंटिटी भी अलग होगी। जैसे एक और मैं मोटिवेशन बोलता हूं हमेशा, जैसे अभी आप पापा के नाम से जाने जाते हो, मम्मी के नाम से जाने, फिर आप किसके नाम से जाने जाओगे, अपने नाम से, मतलब आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हो जनरल लाइफ में केमिकल चेंजेस, है ना, तो ये आप समझ सकते हो। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम बोल रहे हैं यहाँ पे, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी अ क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर, यदि हम मैग्नीशियम रिबन को लें, उसको क्लीन करना पड़ता है बिफोर बर्निंग इन एयर, क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको बताऊं उस पर एक लेयर चढ़ी रहती है, क्या होती है, लेयर होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखो अब मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड बाय रबिंग विद अ पेपर टू रिमूव द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड सो इट रीडली कंबाइंस विद एयर। तो देखो इसलिए मैंने बताया क्या आ जाती है, उस पर प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। मैंने बताया था, जैसे मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, मैंने बड़ी बना दी, छोटी सी बना देता हूँ, नन्नी मुन्नी, ठीक है ना, इस पे क्या चढ़ी हुई है, इस पे चढ़ी हुई है आपकी किसकी लेयर, इसकी मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर चढ़ी हुई है। अच्छा तो हम इसको क्या करते हैं, रब करते हैं, क्या करते हैं, रब, है ना, रब करने के, सुना देखा होगा ना, रब करते हैं, रब करने के बाद क्या हो जाएगा, ये क्लीन हो जाएगा, मतलब वो लेयर हट जाएगी, इसीलिए करते हैं जिससे वो आसानी से वो कंबाइन किससे हो जाए, एयर से आसानी से वो कंबाइन कर ले। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा, ठीक है। तो एक बात तो आपको सिंपल शब्दों में यहाँ पे समझ में आ गई है कि कभी भी हम मैग्नीशियम रिबन को हम क्या करें, कभी भी रिएक्शन कराएंगे एयर से साथ, बर्निंग ऑफ एयर कराएंगे, तो पहले हम उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, रबिंग करेंगे, क्लियर करेंगे, है ना। क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें क्या हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है, उससे क्लीन हो जाए, जिससे वो क्या कर ले, फर्दर रिएक्शन किससे, एयर के साथ आसानी से रिएक्शन कर ले, ठीक है ना, इतना क्लियर। अच्छा अब देखो
नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन कर दिया अच्छे से। अब अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। अच्छा, यदि मान लो हमने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से करा दी, तो देखो क्या हुआ, जैसे ही आप लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराओगे तो क्या बनेगा, आपका बनेगा लेड आयोडाइड प्लस KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। अभी हमने बताया था कुछ ही देर पहले कि हमने इसकी केमिकल रिएक्शन लिखी थी, हमने बताया था PbI2 किस तरीके कलर का मिलता था आपको, येलो कलर का मिलता था, याद हो, येलो कलर का PPT बोल देता था, ठीक है ना। हमने पता हो कब पढ़ा था, हमने पढ़ा था जब चेंज इन स्टेट देखा था, क्या देखा था, चेंज इन स्टेट को हमने देखा था। अब देखो, जैसे ही हमने लेड नाइट्रेट की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराई तो देखो क्या बना, लेड आयोडाइड प्लस KNO3 मिल गया। अब इसको हमें बैलेंस करना है ना, तो बैलेंस करने के लिए क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे PbNO3 का होल ट्वाइस है ना प्लस Ki है ना पोटेशियम आयोडाइड, क्या मिला आपको PbI2 है ना प्लस फिर क्या मिल गया यहाँ पे आपको KNO3 मिल गया। इसको बैलेंस करना है, ठीक है ना। तो बैलेंस करने के लिए क्या है, सिंपल शब्दों में यदि आप देखें, यहाँ पे आयोडीन कितने हैं, 2, यहाँ पे आयोडीन कितना, 1, यहाँ पे लेड कितना है, 1, यहाँ पे लेड तो बैलेंस है, तो हमें अच्छा आयोडीन बैलेंस करना, लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 2 आयोडीन यहाँ पे थे, 2 आयोडीन यहाँ पे। अब अच्छा, पोटेशियम यहाँ पे कितने हुए, 2, यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1, तो अब हमें इसको भी बैलेंस करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई हमने यहां से भी कर दिया। अच्छा, अब देख लेते हैं ऑक्सीजन, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। नाइट्रोजन 2 2, रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। मैंने पहले भी बताया था आपको, एक्वस का मतलब क्या है, आपको PbNO3 सॉलिड स्टेट में मिलेगा, आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाए, एक्वस सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैंने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में बताया हुआ था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि देखा जाए यहाँ पे, व्हाट कलर चेंजेस विल यू नोटिस व्हेन हाइड्रेटेड आयरन सेकंड सल्फेट इज हीटेड। अच्छा, तो देखो, जब आपको हाइड्रेटेड आयरन सेकंड सल्फेट दे दिया जाए, उसको हीट किया जाए, तो सीधी सी बात है, सिंपल शब्दों में यदि आप लिखेंगे तो FeSO4.7H2 होता है जनरली, समझना, ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यदि याद हो आपको, कलर चेंज में बताया था मैंने, याद है, कलर चेंज में बताया था। अब हमने इसको हीट कर दिया, क्या कर दिया, हीट कर दिया। ये पहले किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का, समझना, किस कलर का है, ग्रीन कलर का। जैसे हमने इसको हीट किया तो क्या मिला आपको, FeSO4 प्लस 7H2O मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा, FeSO4 बोले तो अब आप समझो इसको क्या, ये व्हाइट कलर का मिलता है, क्या मिलता है, व्हाइट। अभी आप पढ़ोगे हाइड्रेटेड सॉल्ट, जब मैं एसिड बेस्ड सॉल्ट पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप समझो हाइड्रेटेड सॉल्ट एनहाइड्रस, ये कैसे एनहाइड्रस है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमने क्या किया, उसको हीट कर रहे हैं, ये Fe सेकंड, आयरन सेकंड का मतलब समझ रहे हो, इसके पास कितना चार्ज है, Fe+2 में, इसका मतलब ये, ठीक है ना, ध्यान रखना। आयरन सेकंड, बच्चे को प्रॉब्लम होगी कि सर सेकंड लिखा है, मतलब दूसरा क्वेश्चन तो नहीं है, नहीं भाई, मतलब Fe किस चार्ज में, +2 चार्ज में। यदि मान लो 3 लिखा होता यहाँ पे, तो Fe कितने चार्ज पे होता, +3 के चार्ज पे होता। अब देखो, जैसे ही ग्रीन कलर में मिल गया, ये व्हाइट कलर में मिल गया। अब हमने फर्दर इसको हीट किया, ठीक है ना। जैसे हमने इसको हीट किया FeSO4 को, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड में तो PyQ आप उठा के देखोगे, यदि आप लोगों ने अभी तक PyQ नहीं लिया है तो आप ले लेना, ठीक है ना। हम लोगों ने पूरा शूट किया हुआ है, कम से कम नहीं, कम से कम 10 से 12 बार आया 10 सालों में, देख लेना उठा के इतिहास, ठीक है ना। तो भाई ध्यान से, ठीक है। तो देखो FeSO4, जैसे हम इसको हीट करेंगे, ये व्हाइट कलर में है, अभी कैसा है, व्हाइट कलर में, और जैसे हमने इसको हीट किया तो क्या मिला, आपको मिल गया Fe2O3, क्या मिला, Fe2O3, ठीक है ना। अच्छा, प्लस फिर क्या मिला, SO2 गैस भी मिल गई और SO3 गैस भी मिल गई, और जो SO जो आपको मिलता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये कैसा होता है आपको यहाँ पे, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर का, कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। तो इस बात को भी ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, PyQ में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है, ये मैं पहले बता रहा हूं, रेडिश ब्राउन कलर का ये मिलेगा इसी कलर से, ठीक है। इतना क्लियर, आई होप। तो देखो, जो SO2 गैस और SO3 गैस मिलती है, तो यही एक्सेप्शन है यहाँ पे, यही एक्सेप्शन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। यही इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जब आप नीट जेई, आप में बहुत सारे बच्चे नीट करेंगे, जेई करेंगे, 11th में आएंगे, 12th में आएंगे, हायर क्लास में, आपको हमेशा ये रिएक्शन मिलने वाली है, हमेशा।
कभी पीछा नहीं छूटने वाला, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाए, जितना इंपॉर्टेंट लगाऊं, मतलब मैं यहाँ पे लगा इनफाइनाइट टाइम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, तो रेडिस बाउंड, और यहाँ पे जब ये गैस निकलती है तो चॉकिंग, मतलब आप देख सकते हो यहाँ पे नोज चॉकिंग हो जाती है, बहुत बैड स्मेल निकलती है। देखो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हो, जब आपने इसको हीट किया तो व्हाइट मिला, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो जैसे हमने फर्दर इसको हीट किया तो क्या मिला आपको, ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर का मिला, ठीक है ना। Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, देखो लड़की यहाँ पे कर भी रही है चोकिंग, है ना, उसकी नोज क्या हो रही है, चोकिंग, बहुत स्मेल आती है, बैड स्मेल आती है, ठीक है ना। इतना के लिए लिखा भी है यहाँ पे, डू नॉट पॉइंट द माउथ ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ योर नाइबर्स ऑफ योर सेल्फ, और योर सेल्फ, अपने पास भी नहीं और बगल वाले के पास भी नहीं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नेम द सब्सटेंस ए इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉश, ठीक है, व्हाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन ए इज मिक्स विद वाटर, ए को हमने मिक्स कर दिया वाटर के साथ। गिव केमिकल इक्वेशन। व्हाट इज द एक्शन ऑफ एयर ऑन फ्रेशली व्हाइट वॉश्ड वॉल। गिव केमिकल इक्वेशन, हमें इसकी क्या बतानी, केमिकल इक्वेशन के बारे में भी बताना है। तो देखो आप जब आपने इसको डिजोल्व किया वाटर में, देखो सबसे पहले ये समझ लो व्हाइट वॉश किसे बोलते हैं, CaO, इसको क्या बोलते हैं, CaO, इसको बोलते हैं अपन व्हाइट वॉश भी बोलते हैं, क्विक लाइम, क्या बोलते हैं, क्विक लाइम, ठीक है ना। अब हमने इसको किसमें डिजोल्व कर दिया, हमने इसको डिजोल्व कर दिया वाटर में, किसमें, वाटर में। जैसे ही आप इसको वाटर में डिजोल्व करेंगे, है ना, किसमें करेंगे, वाटर में, तो देखो हम इसको वाटर में डिजोल्व कर देते हैं। तो जैसे ही वाटर में डिजोल्व किया तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। अच्छा, ये CaOH का होल ट्वाइस जैसे ही मिलेगा, इसको बोलते हैं अपन सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिलेक्ट लाइम। याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट नाम से आएगा सिलेक्ट लाइम अभी आने वाले समय में, है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, बोर्ड में इसके एप्लीकेशन पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस सिलेक्ट लाइम को, है ना, हमने लिख दिया भाई, ये CaOH का होल ट्वाइस मिल गया। अच्छा, अब हमने सिलेक्ट लाइम को कहां पे पास करा दिया, हमने इसको पास करा दिया एयर से, एयर से पास करा। एयर में क्या प्रेजेंट होता है, एयर में CO2 गैस प्रेजेंट होती है, और जैसे ये एयर में क्या होती है, CO2 गैस प्रेजेंट होती है, और एयर से ये रिएक्ट करेगा तो क्या मिल जाएगा आपको, कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा, CaCO3। इसी को मार्बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्बल, ठीक है ना। मार्बल का यदि फॉर्मूला पूछा है तो क्या होता है, CaCO3 होता है। तो देखो आप यहां पे देख भी सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या मिल गया आपको, इस तरीके से मिल गया। आई होप आपको क्लियर होगा। तो देखो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा बैलेंस कर देता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बैलेंस हो गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो देखो क्या है, यहां पे भी देखे व्हाइट वॉश इज कैल्शियम ऑक्साइड इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम। हमने क्या बोला, उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं, पहले ही बता दिया। देखो हमने इसलिए इसको हाईलाइट भी कर रखा है, और क्या मिल गया यहाँ पे, सिलेक्ट लाइम, ठीक है ना। अच्छा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, प्लस हीट रिलीज होगी, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। अच्छा, हीट रिलीज हो रही है जब, यदि हम बोलें तो देखो, अब सिलेक्ट लाइम कोटेड ऑन बाल्स ड्यूरिंग व्हाइट वॉशिंग, हमने व्हाइट वॉशिंग कर दी। अब व्हाइट वॉशिंग इट रिएक्ट विद CO2 से रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बना देगा, CaCO3 बना देगा। इसी को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या हमने इसको बोला था मार्बल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मार्बल। तो याद रखना बच्चा बाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत बार आया है। तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा। तो सिंपल शब्दों में यदि मैं बोलूं, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट कराया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, फिर हमने उसकी रिएक्शन एयर से कराई। एयर में आपको पता है कि CO2 गैस क्या है, प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर क्या मिल गया आपको, कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, ठीक है। आई होप आपको यहां तक क्लियर होगा। इसी के साथ ये टॉपिक होता है यहीं पे समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।